नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम आज जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमने पढ़ा था 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर या 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। समझ में आई बात, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। समझ। तो ये हम ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आज जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे हाइड्रोजन एटम की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से, और हम रेडियस भी निकालेंगे हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हमने 3rd टॉपिक कवर करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 2-3 सेकंड लेना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। देखो जैसे मैंने पहले भी बताया, देखो जो व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, व्यूअर्स हैं 58% आर द मेल, 42 अप्रोक्सीमेटली 42% आर द फीमेल, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ दिस द मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स आर फीमेल। देखो 35% अप्रोक्सीमेटली 35% सब्सक्राइबर्स आर फीमेल एंड 65% who are male haven't subscribed the channel। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, ठीक है ना। वो अभी कोई इधर उधर कोई चैनल पे ऐसा कोई मोस्टली कोई या और कोई पढ़ा रहा हो या फिजूल की बातें कर रहा हो, तो वहाँ अपना समय व्यर्थ करेंगे, समय भी गंवाएंगे, पढ़ाई भी कम करेंगे, इधर उधर की बातें भी करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपका कम समय में कोशिश करता हूँ कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने की और इस तरीके से बताने की ताकि कंसेप्ट को सरलता से समझा जा सके, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ये देखो सीधी सिंपल सी बात है। अब मैं आपको यहाँ फ्रीली पढ़ा रहा हूँ, आप भी जानते हो व्यूज़ हार्डली 60 या 50-60 व्यूज़ आते हैं, हार्डली इतने व्यूज़ आते हैं। चैनल अभी मोनेटाइज हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब इस यदि आगे फर्दर लगेगा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँगा। समझ में आ रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आइए हम अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया हमको क्या पढ़ना है, हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे और हम रेडियस निकालेंगे ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की, ठीक है ना, यूजिंग पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन, ठीक है। अब देखो तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन एच कट अपॉन में 2। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है एक्चुअली में हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। आपका होगा मैंने यहाँ पे एच अपॉन 2 लिखा नहीं, कोई बात नहीं, है ना। जब हम एस्टिमेट करते हैं ना चीज़ों को, तो हम आप जनरली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करके निकालिए, वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन ऑर्डर में ज़्यादा नहीं होगा, हार्डली 10 टू द मान लो हो सकता है 10 टू द पावर -7 हो या 10 टू द पावर -8 हो, इतना चेंज आएगा नहीं, या हो सकता है ऑर्डर ही सेम आए। समझ में आए, हो सकता है किसी का वैल्यू मान लो 4.10 टू द पावर 7 आए, हो सकता है किसी का 2 × 10 टू द पावर -7 आए, ठीक है ना। इतना ही फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। हमें सिर्फ ऑर्डर हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रिसाइजली चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, हमारे लिए ऑर्डर ही मायने रखता है। मैंने आपको ऑर्डर के बारे में प्रीवियस क्लास में काफ़ी बार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल देकर भी मैंने आपको समझाया था। तो हाइड्रोजन एटम के बारे में जैसे मैंने बताया हमको एस्टिमेट करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो एज्यूम करो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है r डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से, ठीक है ना। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस एज्यूम कर लिया। अब देखो r डिस्टेंस पर हम जैसे एज्यूम करते हैं ना, तो एक तरीके से हमने तो फिक्स्ड कर दिया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा करना नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ क्या करें, एस्टिमेट करें। रियलिटी में तो कुछ ना कुछ स्प्रेड होगा, है ना। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मान लो मेरे पास क्या है, डेल आर है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रफली कहीं ना कहीं इसमें होगा, कहाँ होगा एग्जैक्ट डिस्टेंस पे हमें नहीं पता। तो ये जितना छोटा होगा उतना प्रिसाइजली मेजरमेंट होगा। तो हम डेल आर अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल मान लेते हैं, हम चाहते हैं उसको प्रिसाइजली मेजर करना। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो मेरे पास ये आ गया हमारे पास स्प्रेड, ठीक है ना, स्प्रेड इन इट्स स्पेशल लोकेशन रफली एज्यूम कर लिया हमने ये। तो अनसर्टेनिटी कितनी आएगी मोमेंटम में, तो मोमेंटम में मेरे पास अनसर्टेनिटी कितनी होगी, एच कट अपॉन में आर, ठीक है ना। तो डेल एक्स जो है नीचे चला जाएगा, वो जो अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल आया है। समझ में आई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी तो एच कट अपॉन में आर है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है।
तो अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमको क्या निकालना है, हमको एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, p²/2m। अनसर्टेनिटी कितनी है ये मोमेंटम में, है ना, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, h/r। तो हमारे पास जब मैं इसमें यहाँ पे रखूँगा p का वैल्यू, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ में आया। तो मिनिमम एनर्जी है ना, लेकिन मोमेंटम जो था हमारे पास ये तो था चेंज, ठीक है। तो रियलिटी में लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास एक्चुअल में ये आई है ना, समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी तो ये आई है ना एग्जैक्ट, तो मिनिमम कितना है, ये काइनेटिक एनर्जी है, या इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम तो मिनिमम एनर्जी निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम एनर्जी, यानी हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, इसलिए हमने सिर्फ इक्वल टू का साइन लिया है ना। तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी मिनिमम लो, ये भी मिनिमम लो, तो हमारे पास मिनिमम ही टोटल एनर्जी आएगी जो कि हमें निकालना है। तो मैंने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ले ली, ये आ गई, ठीक है। यदि बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो सिंपल है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, बीच में प्रोटॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, r डिस्टेंस पे, और तो सेल इसमें होती नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितने आ जाएगा, आपने पढ़ा ही होगा, -e²4πε0 और, ठीक है, ये आ गया। इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, ई नोड क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका एप्सिलॉन नोड। देखो काफ़ी बार ना मैं थोड़े से वर्ड को ऑकवर्ड तरीके से बोलता हूँ, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे मैंने इसको ई नोड बोल देता हूँ, एक्चुअली में ई नोड नहीं, एप्सिलॉन नोड है ना। वो थोड़ा फ्लो में काफ़ी बार चीज़ें मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोलूँ तो आप उसको चीज़ों को समझ जाओगे मैं मतलब कहने क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एप्सिलॉन नोड है, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। अब देखो यदि मैं बात करूँ टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज, क्योंकि हमें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है ना, समझ में आई बात। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें निकालनी है तो किस डिस्टेंस पर होगी, हमने तो रैंडम मान लिया था ना कि एक r डिस्टेंस ले लिया है ना, क्या ले लिया, r डिस्टेंस ले लिया, और उस r डिस्टेंस पर हमने मान लिया एनर्जी ये है, ठीक है। अब वो डिस्टेंस r कितनी है जिस पर ये में एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखो तो आप जैसे सभी लोग जानते हैं हम मिनिमम एनर्जी, देखो ये मेरे पास क्या है, ये सिंपली कॉन्स्टेंट है, ई जो है टोटल r पे डिपेंड कर रहा है, r को छोड़ के इसमें सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो जो एनर्जी है ना किसका फंक्शन है, एनर्जी किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, तो एनर्जी r पर निर्भर कर रहा है, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो हम इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करें तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी इट विल कोरस्पॉन्ड टू द कन्फिग्रेशन वेयर द टोटल एनर्जी इज मिनिमाइज्ड, है ना। अब देखो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करके हम जीरो के इक्वल पुट क्यों करें, तो देखो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको हाइड्रोजन से मत रिलेट करना। मान लो मेरे पास एनर्जी है और वो डिस्टेंस पर निर्भर कर रही है, तो मैंने ये कोई रैंडम ग्राफ ले लिया, समझ में आया। देखो ऐसे एनर्जी वेरी करी है, एनर्जी बढ़ी मैक्सिमम हुई फिर घट गई, मिनिमम हुई फिर बढ़ने लगी, समझ में आया, ठीक है, थोड़ी सी फिर घटी फिर बढ़ने लगी, ये है। तो देखो यहाँ पहुँची मैक्सिमा पे, यहाँ मिनिमा पे हुई, तो मैक्सिमम मिनिमा पे जो बेसिकली मैं आदिया टेंजेंट डालूंगा तो ये टेंजेंट क्या होगा, मेरे पास डी ई बटे में डी आर ही तो होगा, यहाँ पर भी डी ई बटे में डी आर, और यहाँ पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो मेरे पास ये तो जीरो आना चाहिए ना, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 12th क्लास में एट मिनिमा और मैक्सिमा जो डिफ्रेंशिएशन होगा जीरो होगा। आप देख भी सकते हो स्लोप जीरो है, इसका कुछ स्लोप है ही नहीं, है ना, ओरिजेंटल है ना, कोई स्लोप नहीं है, तो जीरो हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमा पे मुझे डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका मेरे को इस्तेमाल करना है ताकि मैं मिनिमम एनर्जी निकाल सकूं। ऑलरेडी ये मैंने मिनिमम लिया ही है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ली है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी है ये, तो हम देखना चाहते हैं किस डिस्टेंस r पे मिनिमम है। तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा एनर्जी का r के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर है क्या, अब देखो 1/r² है, तो 1/r² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/r³। अब देखो नीचे 2 है ना, तो 2 से 2 कटेगा,
अब ऊपर माइनस आएगा, नीचे आर क्यूब आ गया। देखो 1/r का क्या होता है, -1/r² डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे r² आएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होगा, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझ में आई बात। अब देखो इधर लेके चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो देखो ये r³ है ना, तो इसको काट देंगे यदि मैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो r का वैल्यू मेरे पास ये आएगा, r नोड हो गया। r नोड ये वो वैल्यू है जो मेरे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई है, 4πε0 h² me², समझ में आई बात, ठीक है। ये है, अब आप यही मेरे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, जब मैंने हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। आपको लेक्चर मिल जाएगा, हार्डली लेक्चर नंबर 16, 17 या 18 कुछ ऐसा ही होगा, है ना। आप थंबनेल पे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब देखो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला जो होता है रेडियस का, वो क्या होता है, n² h², है ना, 4π, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये हमारे पास क्या था, 4π² mkz², ये होता है जनरल फॉर्मूला, समझ में आई बात। तो मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, तो इसका वैल्यू तो 1 रखना पड़ेगा, है ना, और n का वैल्यू 1, ताकि मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकूं, है ना। ग्राउंड स्टेट एनर्जी को r नोड लिख लो, a लिख लो, r1 लिख लो, कुछ ही लिख लो। देखो कितना आएगा, n का वैल्यू जब 1 लिखूंगा ये कितना होगा, h², ये मेरे पास कितना है, 4π², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k का वैल्यू क्या आता है, 1/4πε0, है ना, ये 1/4πε0, ठीक है। और ये मेरे पास e² आएगा, समझ में आई बात, ये होती है मेरे पास। तो यदि आप ध्यान से देखो ये 4πε0 जब ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये तो मेरे पास 4πε0 तो ऊपर चला गया, ठीक है। और ये मेरे पास कितना आया है, ये 4π² m, ये बचा, ठीक है। 4 से 4 कट गया, तो बेसिकली मेरे पास देखो ये स्टेटमेंट बचा, है ना। यदि मैं इसको ना किस में h की फॉर्म में लिखूं, ये तो रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं h/2π जब यहाँ लिखूँ मैं h² हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सिंपली ये बचेगा मेरे पास। तो देखो यही स्टेटमेंट आया एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये कितना आता है, रफली 0.53 एंगस्ट्रॉम, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। ये h कट की फॉर्म में लिखा है, ये सिंपली ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये प्लैंक कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो ये तो हमने सिंपली किससे निकाला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके निकाला है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे एनर्जी। अब इस वैल्यू पर, है ना, ये है वो वैल्यू जहाँ पर ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट रेडियस है ना, ग्राउंड स्टेट की रेडियस है। तो इस रेडियस पर एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, तो आर नोड की वैल्यू जब रखेंगे, देखो h²/2me, आर की जगह आर नोड रखा, -e², 4πε0 ई नोड आर नोड रखा, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, ध्यान से देखो, हम जानते हैं, देखो आर का वैल्यू मेरे पास यही तो है ना, ये मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आर नोड क्या, ग्राउंड स्टेट की रेडियस है। अब यहाँ मैं आर की वैल्यू ग्राउंड स्टेट की रेडियस रखूंगा तो मेरे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी रेडियस पर निर्भर कर रही है, समझ में। तो देखो आर ये है, तो देखो मैं इसको मैं 1/r0 लिखूँ यदि सिंप्लीफाई करने के लिए, ये ऊपर चला जाएगा, पाई m, ये आ गया ε0 h²। देखो ये स्टेटमेंट बना एग्जैक्ट, इसको उल्टा करने पे क्यों, क्या, ताकि यहाँ पे रखने में आसानी हो। अब देखो h कट को क्या लिखा, h/2π², ये 2me आ गया, ये 1/r0² है ना, 1/r0²। तो देखो रख दिया मैंने 1/r0 का स्क्वायर, ये था ना वैल्यू, ये आ गया -e²/4πε0, ये 1/r0 है तो 1/r0 का वैल्यू रखा, ठीक है। अब देखो ये h² आ गया, 4π² है, 2 ऑलरेडी है, 8 हो जाएगा, 8π² me²। देखो ये पाई का स्क्वायर me² e⁴ हो गया, ये ε0² h⁴ माइनस, समझ में आया क्या बता रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, me हो गया, देखो e² यहाँ भी है, e² यहाँ भी है, तो e⁴, एक पाई ये था, एक पाई ये ऑलरेडी कट गया, ये 4 आ गया, ई नोड यहाँ भी, ई नोड यहाँ भी, ई नोड स्क्वायर, और ये h² आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ें कटेंगी, इससे ये कटेगा, है ना, एक इससे ये कटेगा, h² से ये कट जाएगा, तो सिंपली मेरे पास ये बचा, है ना। ये देखो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ 1/8 है, यहाँ 1/4 है सिंपली, तो ये मेरे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1/8 आ गया ना, 1/8 -1/4 क्या आ गया, ये तो कॉमन आ जाएगा,
मेरे पास अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास कितना है -1/8, ठीक है। ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई। क्या आ गई? ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई। तो यदि आपने थोड़ा सा पीछे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होगे तो आप जान पाओगे एग्जैक्ट एनर्जी का स्टेटमेंट क्या था, माइनस, ठीक है ना। और ये था मेरे पास एनर्जी जो हमने निकाली थी, -me e⁴ 8 ε0² h² z²n²। ये जनरल स्टेटमेंट होता है किसका? एनर्जी का, ठीक है ना। तो मुझे यदि ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के लिए तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा सिंपली, तो ये मेरे पास 1 लिखा, और ये 8 ε0 h²। एन का वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होगा, तो ये 1 आ गया। तो यही तो आया मेरे पास, एग्जैक्ट यही है, समझ में आया। लेकिन ये मैंने कैसे निकाला? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके निकाला है, ठीक है ना। समझ में आया बात? तो यही था। तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो देखो हम उससे काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं ग्राउंड स्टेट का, ठीक है ना। पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, और ये भी बताया था 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। ये है, हम चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, ε0 का वैल्यू रखो, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रखो, और जब हम इसमें सारा लिखेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे पास E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आप लोग जानते भी होंगे, हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये तो होता है -13.6 z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए निकालना है, ठीक है ना। तो ये जेड का वैल्यू भी 1 होगा, एन का वैल्यू भी 1 होगा, ये सिंपली मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या बताया? तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, द क्वालिटेटिव डिस्कशन यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लीड्स टू द करेक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। द प्रिसाइज एग्रीमेंट शुड नॉट बी टेकन टू सीरियसली। देखो इसको ना ज़्यादा सीरियसली हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम थोड़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यदि इस फॉर्म में मैं लगाऊं, ये क्योंकि मैंने लगाया क्या था, ये लगाया था ना, मैंने इस्तेमाल इसका क्या था, यदि ये लगाऊंगा तो थोड़ा सा हल्का सा वेरी होगा, तो उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। मैंने जैसे बताया था हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, विच इज़ कंपेटिबल विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बस मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे पास देखो कोई भी क्वांटम सिस्टम होता है ना, कोई भी क्वांटम सिस्टम है ना, हम उस क्वांटम सिस्टम का जो मिनिमम एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी है, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी है, वो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से निकाल सकते हैं। किसकी मदद से निकाल सकते हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से निकाल सकते हैं। ये मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था किस तरीके से, ठीक है। अब देखो मुझे यदि हाइड्रोजन का मान लो 5th स्टेट का एनर्जी निकालना हो, तो मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से नहीं निकाल सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बस इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है, जो मिनिमम वैल्यू होती है क्वांटम सिस्टम की, वो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट, आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।